अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने देखा होगा कि हम अपने आसपास मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर मुख्तलिफ रंग के मुख्तलिफ डिजाइन्स के कपड़े पहने हुए देखते हैं। शादी ब्याह का इवेंट हो, खुशी हो, गमी हो, कोई बर्थडे हो, किसी का निकाह हो, या आप कह सकते हैं कोई इनविटेशन हो, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो, कोई पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो, या कुछ भी हो, कोई भी इवेंट हो। जब भी लोग इकट्ठे होते हैं किसी इवेंट के ऊपर तो लोगों ने, खवातीन ने, मर्दों ने, बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म के कपड़े पहने होते हैं। अब कुछ लोगों के पास ड्रेस सेंस होती है। दे नो कि अगर हमने वलीमा पे जाना है तो कैसे कपड़े पहनने हैं। कुछ लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अगर कहीं पे कोई अफसोसनाक वाकया हुआ है, किसी की डेथ हुई है, उसके बाद अगर हमने उसके घर में अफसोस के लिए जाना है तो हमने कपड़े कैसे पहनने हैं। कुछ लोगों को ये शऊर भी होता है कि अगर जून का महीना है तो हमने कैसे कपड़े पहने हैं। और कुछ लोग इसके बरक्स ऐसे भी होते हैं कि वो खुशी के मौके पे ऐसा ड्रेस पहनते हैं कि लगता है कि वो मगमूम है, मलूल है। और इसी तरह अगर वो गमी के मौके पे जाते हैं तो वैसे कपड़े पहनते हैं कि लगता है कि ये बहुत ही खुश हैं, ये अफसोस करने नहीं आए बल्कि अंदर से ही खुश हैं ये। इसी तरह कुछ खवातीन, कुछ मर्द हजरात अपने बच्चों को भी मौके की मुनासबत से, चाहे वो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, किसी इवेंट में जा रहे हैं, तो वो दे नो कि उनके बच्चों ने क्या पहनना है। अब हम तमाम लोग जो होते हैं इंसान, वो मोर और लेस एक जैसे होते हैं, लेकिन जिस किस्म का हम ड्रेस पहनते हैं, जो हमारी ड्रेस सेंस होती है, वो हमें डिफ्रेंशिएट करती है कि हम कैसे नजर आते हैं। अगर ड्रेस का कलर, उसका डिजाइन, उसकी स्टिचिंग मौका की मुनासबत से हो, उसका थीम उस ड्रेस का मौसम के मुनासबत से हो, इवेंट की मुनासबत से हो, तो वो ड्रेस हमें या तो बहुत ही भला दिखाता है या बहुत ही बुरा दिखाता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, आप लोग शायद सोच रहे होंगे ये बात सुनते हुए कि इंग्लिश ऐसे जब लोग लिखते हैं, जो स्टूडेंट लिखते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स को इस बात का नहीं पता होता कि हमने अगर कोई टॉपिक चूज कर लिया है, पहले तो उनको ये नहीं पता होता कि हमने ये टॉपिक क्यों चूज किया है। रैंडमली वो कहते हैं कि हमें किसी टॉपिक की भी समझ नहीं आ रही, तो हमने एक टॉपिक तो चूज करना ही था, तो हमने बस ये टॉपिक चूज कर लिया। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि पांचों टॉपिक इजी थे, पांचों की मुझे समझ आ गई थी, तो मैंने एक टॉपिक चूज कर लिया, क्योंकि पांचों के ऊपर मुझे कुछ ना कुछ आता था मवाद, तो मैंने एक टॉपिक को चूज कर लिया। स्टूडेंट की मेजॉरिटी, जिसको मैं 90% कह सकता हूँ, 80 to 90%, उन्हें नहीं पता होता कि हमने किस टॉपिक को चूज करना है। यानी कि एग्जाम, चाहे वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, या असिस्टेंट डायरेक्टर का है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का है, सीएसएस का है, पीएमएस का है, किसी भी एग्जाम का है, तहसीलदार का है, एसटीओ पैरा का है, किसी भी बीपीएससी एफपीएससी का कोई भी पेपर है इंग्लिश ऐसे का, उन्हें नहीं पता होता कि हमने एग्जाम हमारा किस चीज का है, हमने कौन सा टॉपिक चूज करना है। और अगर उन्होंने टॉपिक चूज कर लिया तो उन्हें नहीं पता होता कि हमने इस टॉपिक को अगर चूज कर लिया है तो हमने इसके अंदर लिखना क्या है, एग्जामिनर की डिमांड क्या है इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि उन्होंने टॉपिक को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं किया होता। अब ये दोनों चीजें आपस में रिलेटेबल कैसे हैं? जैसे मैंने पहले मौसम की बात की, इवेंट की बात की, और ड्रेस सेंस की बात की, और फिर अब मैं बात करूं इंग्लिश ऐसे की और टॉपिक की। जैसे हम मौका की मुनासबत से ड्रेस नहीं पहनते और मौसम की मुनासबत से ड्रेस नहीं पहनते और बुरे लगते हैं, इसी तरह अगर आपने कोई ऐसे टॉपिक का इंतखाब कर दिया है जो आपके मिजाज के मुताबिक नहीं है, और अगर आपने वो टॉपिक चूज कर लिया है और आपको ये नहीं पता कि इसको मैंने बरतना कैसे है, इसको ट्रीट कैसे करना है, इसके अंदर मैंने लिखना क्या है, तो आप बड़े भद्दे नजर आते हैं, आपका ऐसे बड़ा बुरा लगता है, एग्जामिनर के ऊपर बड़ा बुरा तासर जाता है। और कोई भी एग्जामिनर सिर्फ 1 से 2 मिनट लेता है इस बात को डिटरमिन करने में कि आपकी आउटलाइन क्या टॉपिक की, जो जो टॉपिक का जो तकादा था उसके मुताबिक है, अगर नहीं है तो वो 1 से 2 मिनट लगाएगा ये डिसाइड करने में कि यू आर गोइंग टू क्वालिफाई इंग्लिश ऐसे और नॉट। क्यों? क्योंकि उसने सबसे पहले आपकी आउटलाइन देखनी होती है, और आउटलाइन के अंदर ही आप लोग फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ते हो, एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और फर्स्ट इंप्रेशन जो है इज अ लास्टिंग वन। और फर्स्ट इंप्रेशन जो है वही आपको स्ट्रॉन्ग देना चाहिए एग्जामिनर में। एक तो ये बात होगी। अब इसका हल क्या किया जाए? इसका हल ये है कि आप
समझें कि जो आपके सामने पांच छह ऐसे आए हुए हैं, पीएमएस का पेपर है, सीएसएस के पेपर में आपके पास सामने 10 टॉपिक्स आते हैं। इसी तरह असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, या तहसीलदार हो, या एसडीओ पैरा हो, आपके सामने अमूमन 4 से 5 टॉपिक आते हैं। उन 4 से 5 टॉपिक्स के अंदर आपने ये देखना होता है कि ये कौन सी ऐसे की टाइप है, क्या ये मैंने चूज करना भी है या नहीं करना। ऐसे की वैसे मेजरली 7 टाइप्स होती हैं। उसमें से एग्जामिनर, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा 1 से 2 टाइप, कि उससे बाहर आप ना जाए। एग्जाम एक ऐसे, एक इंग्लिश ऐसे जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स जो हैं, वो आपको बताने के लिए, समझाने के लिए मैं 7 टाइप्स को ब्रीफली बताऊंगा। लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूंगा 1 से 2 टाइप जो कि आप लोगों ने चूज करनी है। स्टार्ट करते हैं। आपके सामने स्क्रीन विजिबल है। अगर आपने इस वीडियो लेक्चर को गौर से सुना, तो एटलीस्ट आप ये गलती नहीं करेंगे कि आप किसी रॉन्ग टॉपिक का इंतखाब नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपने लाहौर जाना हो, आप भावलपुर में खड़े हो, तो आपने अगर लाहौर जाने वाली गाड़ी नहीं पकड़ी, तो आप लाहौर नहीं पहुंच पाएंगे। चाहे आप जितनी भी अच्छी गाड़ी पे बैठ जाए, चाहे आप जितना भी खर्च कर लें, चाहे आप जितना भी टाइम लगा लें, आप लाहौर नहीं पहुंचेंगे अगर आपने गाड़ी लाहौर जाने वाली नहीं पकड़ी। भावलपुर से मैं मिसाल दे रहा हूँ। इसलिए आप लोगों ने इंग्लिश ऐसे का जो पेपर होता है उसमें टॉपिक का इंतखाब सही करना होता है। टॉपिक का इंतखाब कैसे करेंगे, जरा टॉपिक्स की टाइप्स देखते हैं, और फिर मैं बताऊंगा कि आपने कौन से टॉपिक्स को चाहे वो आगे पेपर असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो, तहसीलदार का हो, एसडीओ पैरा का हो, असिस्टेंट डायरेक्टर का हो, पीएमएस का हो, या सीएसएस का, कौन से टॉपिक का आपने इंतखाब करना है और क्यों। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप ये डिसाइड कर पाएंगे। और अगर आपने टॉपिक का सही इंतखाब कर दिया, तो फिर देन यू वुड बी ऑन राइट ट्रैक, you would be on right vehicle, and then you would be near to your destination। तो ऐसे की जो टाइप्स है, उसमें पहली टाइप है आर्गुमेंटेटिव ऐसे। ये वो ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपने किसी एक स्टांस को, एक आर्गुमेंट को आपने चूज करना होता है, यानी कि आपने साइड्स लेनी होती हैं, या आप दाएं साइड पे होते हैं या बाएं साइड पे होते हैं। आपने कोई स्टांस पिक करना है, और फिर अपने लॉजिक के साथ, एविडेंस के साथ आपने उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना होता है, एलेबोरेट करना होता है, एग्जाम्प्लीफाई करना होता है, इलस्ट्रेट करना होता है, प्रूव करना होता है। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है, आर्गुमेंटेटिव एसेस कौन से होते हैं, जरा देखिएगा। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हो सकता है आप कहें कि नहीं, नहीं है। अगर आप कहें कि डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो फिर आप इसकी अपना जो स्टांस है कि नहीं है, उसकी फेवर में 5 पॉइंट देंगे एटलीस्ट। इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं कि यस, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर आप समझते हैं कि है ऐसा, तो फिर आप उसकी फेवर में पॉइंट, 5 से कम 5-6 पॉइंट देंगे। सेंटेंसेस की शक्ल में, आउटलाइन की शक्ल में, वो हम बाद में देखेंगे कि आउटलाइन कैसे बनाई जाती है। इसी तरह सोशल मीडिया इज डूइंग मोर हार्म देन गुड। कुछ लोग कहेंगे कि सोशल मीडिया इज डूइंग मोर हार्म देन गुड, कुछ कहेंगे सोशल मीडिया इज प्रोवाइडिंग, इज डूइंग मोर गुड देन हार्म। तो ये दोनों साइड्स होगी, इनमें से आप किसी को एक स्टांस लेंगे, तो जिस जो स्टांस लेंगे उसकी फेवर में 5 पॉइंट देंगे। एजुकेशन इज द की टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, एजुकेशन इज नॉट द की टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप अब ये एक स्टेटमेंट है, इम्प्लिसिटली इसका मतलब है, अंडरस्टूड बात है, कि आप या तो इसकी फेवर में जाएंगे या इसके अगेंस्ट जाएंगे। फेवर में जाएंगे तो उसकी सपोर्ट में पॉइंट पॉइंट देंगे, 5 पॉइंट्स देंगे सपोज मिनिमम। इस तरह अगर इसके अगेंस्ट जाएंगे तो आप अपना जो स्टांस है उसकी फेवर में 5 से 7 पॉइंट देंगे। इसी तरह सीपेक, आ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान और नॉट। तो सीपेक जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है मुआशी लिहाज से और हर लिहाज से, या नहीं है। अगर आप कहते हैं है, तो उसकी फेवर में पॉइंट 4 से 5 पॉइंट देंगे एटलीस्ट 5 पॉइंट्स। और अगर कहते हैं कि नहीं है, फिर भी अपने स्टांस को प्रूव करेंगे विद द सपोर्ट ऑफ 5 to 6 पॉइंट्स। अब ये है आर्गुमेंटेटिव एसेस। आर्गुमेंटेटिव एसे के अंदर या तो आर का वर्ड लिखा हुआ होता है, या एक स्टेटमेंट होती है जो पढ़ के आप कहते हैं कि या तो मैं इसकी फेवर में जाता हूं, या आप कहते हैं कि नहीं, आई आई डोंट एग्री विद दिस स्टांस। तो वो ऐसे 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 जो टॉपिक्स होते हैं वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होते हैं। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंग्लिश ऐसे है जो सीएसएस में, पीएमएस में, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तहसीलदार में, एसडीओ पैरा में, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम में आपको नजर आएगी। आप लोगों को यही इंग्लिश ऐसे का टॉपिक चूज करना चाहिए इफ यू आर गुड एट आर्गुमेंटेशन एंड राइटिंग। उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरी टाइप जो है वो है एनालिटिकल एनालिसिस। नाम से जाहिर है इसमें आपने एनालिसिस करना होता है। तो इसमें हम एक टॉपिक को पहले ब्रेक डाउन करते हैं, फिर उसके बताते हैं टॉप ब्रेक डाउन कैसे करते हैं, कि उसके कॉजेस क्या हैं, फिर उसके इफेक्ट्स या इम्पैक्ट्स क्या हैं, फिर उसके सोल्यूशन बताते हैं, यानी कि रिकमेंडेशन देते हैं, यानी रेमेडियल मेजर्स देते हैं। आप इसके एग्जांपल जरा देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि एनालिटिकल एनालिसिस कौन से होते हैं।
इसकी इसकी टाइप्स ये है कि काजेज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में जो अदम इस्तेकाम है, सियासी अदम इस्तेकाम, उसकी कॉजेज क्या है। तो कॉजेज हूँ या इफेक्ट्स हूँ या सॉल्यूशंस हूँ या रिकमेंडेशंस हूँ, तो कॉजेज इफेक्ट सॉल्यूशन रिकमेंडेशंस ये एनालिटिकल एनालिसिस में आते हैं। क्योंकि एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि कॉजेज क्या है, एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि क्या असरात हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के पाकिस्तान के ऊपर, और एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को कैसे हम उसको खत्म कर सकते हैं। इस तरह वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, इसकी कॉजेज और उसके सॉल्यूशंस, इस तरह राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, उसकी रीजंस और उसकी रेमेडीज, वो एक ही बात है। तो काजेज इफेक्ट सॉल्यूशंस जो होते हैं ये एनालिटिकल एनालिसिस होते हैं। आप लोगों को ये ऐसे तब इस किस्म के ऐसे चूज करने चाहिए अगर आपको कोई भी टॉपिक आपके सामने आए, आपको पता हो कि इसके कॉजेज क्या है, कैटेगोरिकली पता हो कि इसके कॉजेज क्या है, और जो कॉजेज पता हो उनके सोल्यूशन भी पता हो। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिटिकल काज है, कोई सोशल काज है, कोई इकोनॉमिक काज है, कोई एजुकेशनल काज है, मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, या पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल या रिलीजियस, तो रिलीजियस काज है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, पॉलिटिकल काज है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोशल काज है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, अकॉर्डिंगली फिर उसको सोल्यूशन भी आपको अगर कैटेगोरिकली पता है तब आपको इस किस्म के ऐसे की तो ऊपर हाथ डालना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट ऐसे है, ऐसे की टाइप है वो है एक्सपोजिटरी ऐसे, ये इनको हम इंफॉर्मेटिव ऐसे भी कहते हैं। इसमें बेसिकली आपने किसी कॉन्सेप्ट, किसी कॉन्स्ट्रक्ट को या किसी इशू को कोई भी साइड लिए बगैर, दाएं या बाएं, उसकी फेवर में या उसके अगेंस्ट, आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल जरा मिसाल लेंगे तब समझ आएगी। रोल ऑफ मीडिया इन मॉडर्न सोसाइटी, तो आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में मीडिया का क्या किरदार है, आपने से इसको एक्सप्लेन करना है सिंपली। इसी तरह इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द नेशनल डेवलपमेंट, आपने कौमी तरक्की के अंदर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस, अहमियत के ऊपर एक्सप्लेन करना है, एलेबोरेट करना है, वजाहत करनी है, तोज़ीह पेश करनी है, तशरीह देनी है करनी है। और क्लाइमेट चेंज और इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है, तो आपने इस बात को, एक इशू है क्लाइमेट चेंज और इसको आपने एक्सप्लेन कर देना है सिंपली। तो ये क्या है, एक्सपोजिटरी, इस पे आप इंफॉर्मेशन देंगे कि क्या उसकी अहमियत है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज है। उसके बाद अगर हम देखें, ये तीन टाइप के एसेज हो गए। चौथे जो टाइप के एसेज होते हैं, ये इनको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एसेस। इस किस्म के एसेस सी एस एस पी एम एस या पीपीएससी नहीं कंडक्ट करता। ये कॉलेज लेवल पे आते हैं, स्कूल लेवल पे, क्या विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, लाइफ इन बिग सिटी वर्सेस विलेज लाइफ, अ मेमोरेबल डे इन योर लाइफ, ये छोटी क्लासेस में होता है। और इस किस्म में इवेंट में आपने किसी सिचुएशन को या किसी इवेंट को या किसी कॉन्सेप्ट को वाज़ेह अंदाज में बयान करना होता है। आपको लोगों के ऐसे क्योंकि नहीं आते पीपीएससी में, एफपीएससी में, लिहाजा मैं इसकी वजाहत नहीं करूंगा, और आप लोगों को ये तैयार भी नहीं करना चाहिए। ऐसा टॉपिक आता भी नहीं है, और आए तो आपने चूज भी नहीं करना। उसके बाद होते हैं डिस्कर्सिव एसेस, इनको हम, ये बहुत ही करीब होते हैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे के, थोड़ा सा फर्क होता है। डिस्कर्सिव एसेस वो होते हैं जिसमें हम दोनों साइड्स को डिस्कस करते हैं और फिर कोई भी साइड नहीं लेते, दोनों साइड जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके अगेंस्ट और उसकी फेवर में डिस्कस करते हैं और फिर बैलेंस फॉर्म में कंक्लूजन देते हैं। बैलेंस क्या होता है कि ना तो आप एक तरफ झुकाव रखते हैं ना दूसरी तरफ झुकाव रखते हैं, बल्कि बैलेंस रहते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल देखेंगे तो समझ आ जाएगी कि ग्लोबलाइजेशन, ये जो आलमगीरियत होती है, ये बून है या बेन है, यानी कि ये नेमत है या जहमत है। तो ना तो आप कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल नेमत है क्योंकि इसके डीमेरिट्स भी हैं, ना आप ये कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो जहमत है क्योंकि इसके फायदे भी हैं। तो दोनों आपके इसका, इसको एज ए बून और इसे इसे एज ए बेन एक्सप्लेन करके आपने बैलेंस फॉर्म में इसका कंक्लूड करना होगा। विमेन एम्पावरमेंट, ये रियलिटी है या मिथ है। कुछ लोग कहते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट है ही नहीं, लेकिन ये मिथ है, ख्याली बात है। कुछ कहते हैं रियलिटी है। अगर रियलिटी है तो कुछ लोग इसकी अपोजिशन करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये मिथ है। जब लोग कहते हैं कि ये फिजाई खाली बात है, तो ऐसी भी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि विमेन एम्पावरमेंट चीज है ही नहीं। तो आप दोनों चीजें, रियलिटी भी है लेकिन मिथ भी है, मुकम्मल तौर पर रियलिटी भी नहीं है। तो दोनों स्टांस लेके फिर आपने बैलेंस फॉर्म में जब कंक्लूड करना होता है तो उनको डिस्कर्सिव एसेस कहते हैं। टेक्नोलॉजी ब्लेसिंग है या कर्स है, यानी कि नेमत है या जहमत है। तो आपने इन दोनों स्टांस को, आप ना तो आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ही नेमत है और ना ही ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ये कर्स है। दोनों स्टांस लेके फिर आपने बैलेंस फॉर्म में कंक्लूड करना होता है। तो इनको डिस्कर्सिव एसेस कहते हैं। आर्गुमेंटेटिव एसेस जो होते हैं उनमें भी दोनों साइड्स को हम लेते हैं, लेकिन उसमें एक स्टांस ले लेते हैं हम, उस स्टांस को ही प्रूव करते हैं, लेकिन इसमें हमने बैलेंस फॉर्म में रहना होता है। उसके बाद करंट अफेयर बेस एसेस भी होते हैं, और वो कौन से होते हैं जिसमें ये जो जैसे आजकल ईरान इराक, ईरान इसराइल अमेरिका का इशू चल रहा है, फलस्तीन इशू चलता है, कश्मीर इशू चलता है, पाकिस्तान अफगान का इशू है, पाकिस्तान इंडिया का इशू है, और बलूचिस्तान के अंदर सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इशू बेस्ड या करंट अफेयर्स बेस्ड वैसेज होते हैं, उसमें मिसाल देखिए जरा, पाकिस्तान इकोनॉमिक चैलेंजेस और एंड वे फॉरवर्ड। अब ये करंट इशू है हमारा, वॉर ऑन टेरर और इसका इम्पैक्ट क्या है पाकिस्तान के ऊपर।
इशू बेस्ड भी हैं और करंट अफेयर भी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या है, तो ये एक हमारे पास बेसिकली करंट अफेयर बेस्ड या इशू बेस्ड ऐसे होते हैं। आप लोगों ने किस ऐसे का इंतखाब करना है, कोशिश करनी है आप लोगों ने। जिस ऐसे में बहुत नंबर लेने का मार्जिन होता है, जिस ऐसे में पास होने का ज्यादा मार्जिन होता है, वो होते हैं आर्गुमेंटेटिव ऐसेज, जिसमें आपने दोनों साइड में से किसी एक साइड को इंतखाब करना होता है। जो भी स्टांस जो भी साइड लेते हैं उसकी फेवर में आप लोग कुछ पॉइंट्स देते हैं, और जो आपका जो उसकी अपोजिशन में जो काउंटर आर्गुमेंट होता है उसमें कुछ आर्गुमेंट्स देते हैं, काउंटर आर्गुमेंट में भी एक से दो देते हैं, और वो कदरे कमजोर होता है और साबित करते हैं अपने स्टांस को, जो भी आप जो साइड भी ले चुके होते हैं। तो एग्जाम चाहे असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो, तहसीलदार का हो, असिस्टेंट डायरेक्टर का हो, एसडीओ पैरा का हो, पीएमएस का हो या सीएसएस का हो, कोशिश आपने करनी है कि आर्गुमेंटेटिव एसिस का इंतखाब करना है। आर्गुमेंटेटिव एसिस के ऊपर आउटलाइन कैसे बनाई जाती है, उसका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ कैसे होता है, उसका कंक्लूजन पैराग्राफ कैसे होता है। उस आर्गुमेंटेटिव एसिस के ऊपर जब आप आउटलाइन बनाते हैं तो आपका आपका जो मेन आर्गुमेंट होता है उसकी सब आउटलाइन कैसे बनाते हैं, काउंटर आर्गुमेंट कैसे दिया जाता है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। आज के लेक्चर में इतना ही काफी कि कोशिश करनी है आपने कि आपने आर्गुमेंटेटिव एसिस को चूज करना। सोशल मीडिया क्या ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है या फायदा दे रहा है, इसी तरह एजुकेशन जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है या नहीं है। आर का वर्ड भी हो सकता है, और अगर वो आर का वर्ड नहीं भी है, फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब इसके अगेंस्ट में भी आप जा सकते हैं, इसके फेवर में भी जा सकते हैं। तो ऐसा टॉपिक जिसकी आप फेवर में भी जा सकते हो या उसकी डिसफेवर में जा सकते हो, इनके एग्रीमेंट में, उसके डिसएग्रीमेंट में। तो ऐसे ऐसे जो होते हैं, ऐसे टॉपिक्स होते हैं वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होते हैं। इसी तरह सीपेक गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए या नहीं है, तो आप या कहेंगे है या कहेंगे नहीं। अगर कहते हैं नहीं तो क्यों नहीं, अगर कहते हैं है तो क्यों, तो उसकी फेवर में अपने अपने स्टांस जो भी टॉपिक लेते हैं, जो भी टॉपिक जो भी स्टांस लेते हैं उसके फेवर में आप आर्गुमेंट्स कैसे देते हैं, ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे की बात होती है। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। जब तक आप ऐसे के टाइप को नहीं समझते उस वक्त तक आपका एहतिमाल होता है, ये लाइवलीहुड होती है, ये चांस होता है कि आप गलत टॉपिक चूज करेंगे। और यकीन करें, जब मोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका एक्सप्रेशन बड़ा प्यारा होता है, जिन्हें कि वो ग्राम एरर फ्री वो लिखते हैं, उनकी मिस्टेक्स कम होती हैं, उनको आर्गुमेंटेशन भी आती है, लेकिन वो गलत टॉपिक का इंतखाब करते हैं और फेल हो जाते हैं। आप सही टॉपिक का इंतखाब कैसे करेंगे, आपको जब पता होगा कि ऐसे की टाइप क्या है और ये ऐसे जो है ये किस चीज़ का मुतकासी है। तो आर्गुमेंटेटिव एसेस जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं, तो उनमें नंबर का मार्जिन ज्यादा होता है, पास होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर एक एग्जाम में 100 स्टूडेंट एग्जाम में अपियर होते हैं और 5 लोग पास होते हैं, तो वो जो 5 पास होते हैं, ज्यादातर लोग जो है वो आर्गुमेंटेटिव एसेस चूज करते हैं। और अगर वो आर्गुमेंटेटिव एसेस चूज नहीं करते तो फिर वो करंट अफेयर बेस ऐसे चूज करते हैं। तो कोशिश करें आर्गुमेंटेटिव ऐसे का टॉपिक चूज करें, या फिर करंट अफेयर बेस ऐसे, जैसा कि जैसे मैंने आप एंड पे बताया वो क्या चीज था, करंट अफेयर या इशू बेस ऐसे कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस और उसका वे फॉरवर्ड क्या है, वॉर ऑन टेरर इसके इम्पैक्ट क्या है पाकिस्तान के ऊपर, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है और इसके थ्रेट्स क्या है। तो ये एक इशू है करंट, और ये करंट अफेयर में भी आ सकता है, क्योंकि आजकल की ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आज का ही फिनोमेना है, आज की ही ये डेवलपमेंट है। तो गलत टॉपिक करने से आप लोग चाहे जितना भी अच्छा लिखें, आप फेल हो जाते हैं। दुरुस्त टॉपिक का इंतखाब जो है वो कामयाबी की पहली सीढ़ी है, पहला जीना है। अगर टॉपिक का सही आपने इंतखाब कर लिया तो उसके ऊपर आउटलाइन बनाना इजी हो जाता है, और उसके ऊपर ऐसे लिखना भी इजी हो जाता है, क्योंकि आप राइट डायरेक्शन पे, राइट ट्रैक पे होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफी। आप लोगों को ऐसी की टाइप से मैंने मुतारिफ करवाया। गलत टॉपिक का इंतखाब आपको नाकामी की तरफ लेके जाता है, सही टॉपिक का इंतखाब आपको कामयाबी के करीब कर देता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इंग्लिश विद अजमल खान इस चैनल के ऊपर आने वाली इंग्लिश ऐसे के हवाले से, प्रेसी एंड कंपोजिशन के हवाले से, पीएमएस सीएसएस के हवाले से, असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, असिस्टेंट डायरेक्टर या तहसीलदार का या एसटी पैरा का, किसी भी पीपीएससी का या एफपीएससी का इंग्लिश ऐसे कैसे लिखा जाता है, आउटलाइन कैसे बनाई जाती है, पैराग्राफ स्ट्रक्चर क्या होता है, टॉपिक का इंतखाब कैसे करते हैं, ऐसे की टाइप्स क्या होती हैं, इंग्लिश ऐसी की कोचिंग और इंग्लिश ऐसी की एवोल्यूशन की वीडियोस मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप इंग्लिश ऐसे को सीखना चाहते हैं तो मुझे ज्वाइन कीजिए। इंग्लिश ऐसे अगर आप सीखना चाहते हैं, इंग्लिश ऐसे की कोचिंग चाहते हैं, या इंग्लिश ऐसी की एवोल्यूशन करवाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी विलिंगनेस शो कर सकते हैं। मेरे चैनल के होम पेज पे जाएंगे तो आपको वीडियोस, प्लेलिस्ट, शॉर्ट्स और पोस्ट नजर आएंगी। पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको फ्लायर या पोस्टर नजर आएगा, जहां पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन होगा। आप मुझसे रब्ता करके असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल,
असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, या इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर एसटीओ पैरा, पीएमएस या सीएसएस, कोई भी एग्जाम हो, पीपीएससी का हो या एफपीएससी का हो, इंग्लिश ऐसी की तैयारी के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जिसमें मैं ए टू जी इंग्लिश ऐसे की कोचिंग भी प्रोवाइड करता हूँ और साथ साथ इंग्लिश ऐसे की एवोल्यूशन के लिए भी अवेलेबल रहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इस वीडियो को लेकर अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज टाइप कीजिए, ताकि मैं आपकी कोई क्वेश्चन, आपकी क्यूरी को एड्रेस कर सकूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और उन लोगों का भी जो आपसे जुड़े हुए हैं। अल्लाह नगेबान, अल्लाह हाफिज।